एक भजन की लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये उस भजन का हिस्सा ही नहीं है, न ये लाइन उस भजन में है। जिस पंडित जी ने वो लिखा था वो सब अवेलेबल है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो छोटा सा खिलौना है जिससे बुजुर्ग से लेकर के 10 साल तक का बच्चा खेल रहा है, उससे अब झूठ नहीं बोला जा सकता। उसने असली भजन डाउनलोड कर दिया है। लिहाजा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारत भारत बना। उससे पहले भारत नहीं था। और वो तमाम किताबें जो लोग लिख के गए और आपको अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे आई एम बाई एक्सीडेंट हिंदू, उनकी संतानें जनेऊ डाल के हिंदू होना साबित कर रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मेरा कोई कमेंट किसी इंडिविजुअल पे नहीं है। ये आपकी ताकत है, क्योंकि 70 साल तक आपको यह बताया गया कि आप गंवार लोग हैं, सपेरों वाले लोग हैं, जादू टोने वाले लोग हैं, जातियों में बटे हुए हैं। आपको तो 700 साल तक गुलाम रखा गया है, और उसके बीच के और आगे पीछे का इतिहास ही नहीं कोई बताता। और जिनका इतिहास नहीं है वो आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने अपने 5000 साल, कम से कम जो लिखित की बात है, लोग कहते हैं उससे भी आगे है, 5000 साल पुरानी सभ्यता, जिस दिन आपको बोध हुआ, जिस दिन आपका पुरुषार्थ जगा, जिस दिन आपको अपने पूर्वजों पे सम्मान होने लगा, तो आपने 2014 पैदा कर दिया। यह सिर्फ आपके उस लंबे 700 साल की गुलामी से निकलने का एक हल्का सा प्रयास है। इसमें किसकी जीत हुई, किसकी जीत नहीं हुई, लेकिन इसमें जीत राष्ट्र की हुई। क्योंकि जो लोग आपसे वोट लेने आते थे, वही लोग मस्जिदों से फतवा लेने भी जाते थे। कुछ 2014 में लोगों ने फतवा लेने गए, लेकिन आपने बगैर फतवा जारी करे हुए, बिना किसी को बताए, इस छोटे से आले से एक फतवा जारी किया कि 2014 पैदा हो गया। और जब लोगों को यह लगा कि यह तो बाई चांस और बाई एक्सीडेंट हो सकता है, झूठ बोल के भी कोई आ सकता है, लोग कंफ्यूजन में ऐसा कर सकते हैं। मैं ये बात अपनी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां लार्जली इलेक्शन एक ऐसा पर्व होता है जिसमें देश की राय जानी जाती है, जिसमें ज्यादातर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो जब लोगों ने आपको यह चढ़ाना शुरू किया कि ईवीएम हैक कर ली है, अमेरिका से हो रही है, भारत के अंदर लोगों को खरीदा जा रहा है, तो आपके गुस्से का नतीजा यह हुआ कि पहली बार आपने पॉलिटिकली करेक्ट होने का नहीं सोचा। आपने कहा जो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली है, तो आपने उनसे पूछा, भाई 1948 में जब इंटरिम सरकार बन रही थी,
तो देश के 14 राज्यों से प्रधानमंत्री के लिए राय मांगी गई थी। तो एक साहब को 14 वोट मिले, एक साहब को 0 वोट मिला। तो ईवीएम तो आपने तभी हैक कर ली थी कि जिसको 14 मिले वो तो बेचारा प्राइम मिनिस्टर बना नहीं, जिसको 0 मिला बन गया। यह बात अलग था कि आपके हैकिंग का अंदाज अलग था, क्योंकि आपने ईवीएम के नाम के आगे बापू को खड़ा कर दिया था, क्योंकि बापू ही एक काम कर सकते थे कि अंबेडकर से मतभेद हुआ उनका, अंबेडकर किसी बात पे अड़ गए तो बापू को आगे कर दिया गया। बापू के पास एक ही हथियार था, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। जवाब नहीं दिया अंबेडकर का। अंबेडकर से बोले तुम अपनी बात वापस ले लो, नहीं मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। उसकी परंपरा दिल्ली में आज भी है, कुछ लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। तो अंबेडकर साहब ने यह कहा कि देखिए बात मेरी ठीक है, मेरी बात सही है, लेकिन बापू आप देश के लिए जरूरी हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका जीवन खतरे में पड़े, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी सही है। उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। बापू को लगा इससे बढ़िया क्या हथियार है। यही घटना बापू की सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी बात इस्तीफे को लेके थी। उन्होंने कहा आप चाहते हैं ये लीजिए। बापू ने कहा ये तो बगैर कहे इसने बात मान ली। तीसरी बापू ने जो बात कही, मैं ये किसी संदर्भ के लिए कह रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ जो उसका इंटरप्रिटेशन है, मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। जब पटेल को 14 वोट मिले तो बापू के सामने कोई सवाल नहीं था, तो बापू ने एक नए किस्म का हैकिंग की और बोले कि पटेल की हार तो मेरी हार है। अब सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जैसे लोगों को लगता था कि बहुत छोटी छोटी चीजों पे बार्गेनिंग हो रही है। पटेल ने तत्काल छोड़ दिया, प्रधानमंत्री कोई और बन गया। लेकिन मेरी बापू से जो सवाल है मेरे सामने कि मैंने बापू की कोई तस्वीर, बापू की कोई किताब, बापू का कोई कमेंट, उस वक्त के ऐसे लोग जो बहुत बापू के नजदीक थे, ऐसे लोग जिन्होंने इतिहास को तोड़ मड़ो के लिखा, ये कहीं मुझे नहीं मिलता कि जब बापू के चहेते और मोहम्मद अली जिन्ना भारत के डोमिनेंट स्टेट के ऊपर बात कर रहे थे, भारत के विभाजन पे बात कर रहे थे, तो बापू कहीं जिन्ना के सामने धरने पे बैठे हो और कहा हो कि तुम देश को बांट रहे हो, अगर देश को बांटोगे तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं सुना। किसी ने सुना हो तो मुझे बता दे, मैं करेक्ट कर लूंगा। मैं पूरे देश से पूछ रहा हूं, कोई तस्वीर हो, कहीं कोई जिक्र आया हो। बल्कि उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट तो दिया कि अगर देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। तो अब ये कहते हैं कि हर आदमी जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता, और इंटेलेक्चुअल बहुत सोच समझ के काम करता है। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, कितना फायदा करेगा, कितना नहीं फायदा करेगा। लेकिन समाज में एक क्लास होती है जिसे कहते हैं करेजियस क्लास। वो रिजल्ट में यकीन रखती है, वो बहुत ज्यादा अगर मगर में चुनाचे में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में नहीं पड़ता। इसमें लगता है समाज का, अगर जब कभी 100 साल के बाद जब आप उस पर एनालिसिस करें तो हो सकता है कि आप उसके बारे में कोई भी राय बनाएं, कैसी भी राय बनाएं, लेकिन एक समय जरूर आता है कि जिस सोच के साथ उसने कोई काम किया होता है उसके बारे में डिस्कशन होने लगता है। कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर 2 टुकड़े होंगे